बच्चों, पाठ 1 संसाधन में हम अभी तक भूमि के उपयोग के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में भूमि का उपयोग किस तरह से किया जाता है, यानी कौन कौन से कारक हैं जो भूमि के उपयोग को निश्चित करते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, यानी कि हमारे देश की आकृति जो है, भौगोलिक आकृति कैसी है, जलवायु कैसी है, और मृदा यानी मिट्टियाँ कितने प्रकार की हैं, और मानवीय कारक जैसे कि ये तो प्राकृतिक कारक हो गए। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या कितनी आबादी रहती है कहीं कहाँ पर। जैसे कि हमारे राजस्थान में ही कल्पना कीजिए आप कि जयपुर एक शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी है, और जैसलमेर जिसका कि क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन आबादी कम है, क्योंकि मनुष्य को रहने के लिए जो आवश्यक चीज़ें चाहिए वो कई इलाकों में नहीं मिलती, इसलिए वहाँ की आबादी कम होती है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग बाग रहते हैं वो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो ये मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी यानी इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी क्षमता, इन लोगों में कितनी टेक्नोलॉजी का कितना ज्ञान है, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मैम इसका आंसर नहीं मिला, उसका आंसर नहीं मिला। लेकिन बच्चों, एक बार अगर मैं कॉपी का पेज डाल रही हूँ, किताब का पेज डाल रही हूँ, तो एक बार उसको पढ़कर देखिए तो सही कम से कम। और आप ये क्यों सोचते हैं कि बिल्कुल चम्मच में रखा हुआ हलवा है, मैडम ने परोस दिया हमको, हम उठाकर खा लेंगे। मैडम ने हलवा दिया है आपको, लेकिन चम्मच उठाकर आपको खुद खाना है बेटा, खुद ढूंढ के आंसर लिखने हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल निकालना आप सभी जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जब गुना किया जाता है तो क्षेत्रफल निकलता है। तो हमारे भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े, यानी 93% पर ही भूमि का ही उपयोग किया जा रहा है। शेष भूमि का उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर यानी पूर्वी इलाके में जो प्रांत, असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ, यानी आपने देखा होगा पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर। इसके अलावा चीन में बहुत सा, चीन अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हमारा चीन ने कब्जे में कर रखा है, तो इन इलाकों का अभी तक भूमि उपयोग का प्रारूप का निर्धारण नहीं हुआ है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में समर्थ कैसे होंगे। अगर मान लो हम चारागाहों को कम कर देंगे तो जो इतने सारे पशु हो रहे हैं उनको खिलाने के लिए चारा कहाँ से आएगा, और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि भी अनुपजाऊ है। परती भूमि कल मैंने आपको बताया था, ऐसी भूमि जिसमें 1-2 साल के लिए जिसको फसल ना हो, जो थोड़ी सी बंजर हो जाती है तो उसको 1-2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। तो लेकिन हमारे भारत में क्या स्थिति है कि परती भूमि के अलावा अन्य कई ऐसी भूमियां भी हैं जिन पर फसल पैदा नहीं हो पा रही है, और इन पर फसलों को उगाने के लिए कृषि की लागत बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान को पैसा लगाना पड़ता है। परिणाम क्या होता है कि उपज की कीमत बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। उपज की कीमत ज़्यादा रखनी पड़ती है तो लोग खरीदते नहीं हैं, और लोग खरीदते नहीं हैं तो फिर किसान को कोई लाभ नहीं होता। किसान लोग जो हैं वो कर्ज में डूब जाते हैं। अतः इस भूमि पर 2 या 3 वर्षों में 1 बार या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल किया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है, यानी शेष हिस्से पर जो है लोग रहते हैं, उद्योग धंधे हैं, अन्य गतिविधियाँ संचालित होती हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा फसलें पैदा होती है, किसी राज्य में उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, वहाँ फसलें पैदा अधिक होती हैं, कम होती हैं। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 10% से भी कम क्षेत्र को बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा, मैं पूछूं आपसे प्रश्न कि राष्ट्रीय वन नीति कब तय की गई, कब बनाई गई, तो 1952 में। द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, यानी 33% पर हमारे यहाँ जंगल होने चाहिए। लेकिन क्या होता है, मानवीय गलतियों की वजह से जंगलों को काट दिया गया है। और बच्चों, आपने अभी बहुत बुरा इसका परिणाम देखा है कि जंगलों को काटने का क्या परिणाम हुआ है कि एक कोरोना नाम की एक महामारी आई है, और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई बच्चों, क्योंकि जंगल जो हैं वो ज़्यादातर काट दिए गए हैं, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है।
वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी परिस्थिति का अगर संतुलन बनाए रखना है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। अभी जुलाई अगस्त का मौसम चल रहा है, महीना चल रहा है, बारिश आ रही है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है एक एक पौधा लाकर कम से कम अपने घर में लगाइए। अभी कल ही सरकार द्वारा जो है वो घर घर औषधि योजना लागू की जाएगी। आपको आपके घरों में आपको पौधे मुफ्त में बांटे जाएंगे। तुलसी, गिलोय, जो कि बीमारियों में सहायक हैं। आप कोशिश करें कि आपके इलाके में अगर वो पौधे बट रहे हैं तो आप उनको लेकर आएँ और अपने घर में लगाएं, ताकि आप बीमारियों से दूर रह सकें। दूसरी बात ये भी है कि नीम, पीपल, बरगद वगैरह के पेड़ भी अगर आपके आसपास खाली ज़मीन है तो बरसात के मौसम में उन पौधों को लगाइए, ताकि आपके एक तो आपके घरों के बाहर छाया भी रहेगी गर्मियों के मौसम में, इसके साथ साथ आपके घरों को ऑक्सीजन भी मिलेगी। वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर आधारित निर्भर करती है। वनों से बहुत सारी हमें उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। ये तो वनों का अप्रत्यक्ष लाभ है। वनों से प्रत्यक्ष लाभ भी हैं, वनों से अप्रत्यक्ष लाभ भी है। वनों से प्रत्यक्ष लाभ क्या क्या है, जैसे हमें लकड़ी मिलती है, हमें गोंद मिलता है, हमें लाख मिलता है, हमें रबड़ मिलता है। और अप्रत्यक्ष लाभ जो कि दिखाई नहीं देते लेकिन वन वर्षा लाने में सहायक है, उनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। इस तरह के जो लाभ होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते वो अप्रत्यक्ष लाभ कहलाते हैं। भू उपयोग का एक बड़ा भाग बंजर भूमि है और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। भूमि का बहुत सा इलाका ऐसा है जो बंजर है। इसके अलावा बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर मकान बने हुए हैं, जहाँ पर खेती बाड़ी संभव नहीं है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइनें इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। यानी कि लंबे समय तक हमने भूमि का संरक्षण नहीं किया और इसका गलत तरीके से उपयोग किया। परिणाम ये हो रहा है कि भूमि हमारी निम्न कोटि की होती जा रही है और इसीलिए जमीन जो है वो बंजर हो रही है। इस कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अभी आप देख ही रहे हो कि एक आपदा है। महामारी किसको कहते हैं? जब बहुत बड़े क्षेत्र में कोई बीमारी फैल जाए तो उसे महामारी कहते हैं, और यही आपदा भी है। जैसे इसे मानवीकृत आपदा कहेंगे, क्योंकि मनुष्य में फैला रहा है। एक तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि बांधों का टूट जाना, बहुत ज़्यादा बारिश का आ जाना, बादल फट जाना, तूफान आ जाना। एक ये मानवीकृत आपदा है जिसका मानव जिम्मेदारी से रेलों का एक्सीडेंट हो जाना, बसों को आपस में भिड़ जाना, मोटरसाइकिलों का आपस में भिड़ जाना। इसके अलावा महामारियों का फैल जाना, संचारी रोग जो होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। बार बार कहा जा रहा है, WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन बार बार कह रहा है कि आप अपना मास्क लगाइए, आप हाथ धोइए, लेकिन हम कुछ नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि हम जो है वो महामारी की चपेट में आते जा रहे हैं। बहुत से घरों में लोग महामारी के शिकार हो चुके हैं। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, अब भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों का न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। ऐसी ताकतों को भी बल मिला है जिससे कि भूमि को नुकसान पहुंचे। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है और इसमें से लगभग 28% निम्नीकृत भूमि वनों के अंतर्गत, यानी जंगल जो है वो बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत ही कम है। 56% क्षेत्र जल से ढका हुआ है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय, यानी उसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में है वहाँ की ज़मीन में, जिसके परिणाम क्या हो रहा है कि भूमि बंजर होती जा रही है। कुछ मानव क्रियाओं द्वारा वनोन्मूलन, अति पशुचारण, बहुत ज़्यादा पशुओं को चराना, वनों को काट देना और खनन यानी कि पत्थर वगैरह खोदना पहाड़ों से कारण भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका होती है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थान को गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि जो पत्थर की जो खदानें होती हैं, जो भी किसी चीज़ की खदान होती है, उसको खोदने के बाद उसको खुला छोड़ दिया जाता है। परिणाम क्या होता है? बारिश के दिनों में उनमें पानी भर जाता है और कई बार लोग बाग डूबकर मर जाते हैं। खनन कांड झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ नहीं उग पाए हैं और इसीलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण यानी बहुत ज़्यादा पशुचारण के कारण भूमि के निम्नीकरण का हुआ है।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी। बहुत ज़्यादा पानी भी आप ज़मीन में डाल दोगे, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दोगे तो उससे भूमि निम्नीकृत हो जाती है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन में उद्योग में खड़िया मिट्टी और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा को जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। जब कई कारखाने ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइट कलर का या कोई तरह का पाउडर जैसा छोड़ते हैं, चारों तरफ वो पाउडर फैलता रहता है। आप अगर अलवर से राजगढ़ गए होंगे तो राजगढ़ के समीप एक फैक्ट्री है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे जितने भी पेड़ हैं उन पर वाइट परत सी छाई हुई रहती है। वो कोई पाउडर बनाने की फैक्ट्री है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास के बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चरागाहों का उचित प्रबंध करके इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, एक लाइन में पेड़ लगाकर, पशुओं के चरने पर नियंत्रण लगाकर और रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर करने से, आपने सोचा पड़ा होगा कि जैसलमेर में रेत के टीले जो हैं वो अपना स्थान बदल लेते हैं, क्योंकि बालू रेत जो है वो हल्की होती है, हवा के साथ एक जगह से टीला दूसरी जगह चला जाता है। तो ऐसे टीलों को रोकने के लिए उन पर पेड़ लगाने की ज़रूरत है। कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं वो। भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण यानी उसको साफ करने के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है।